नमस्कार दोस्तों। हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमने ये समझा था कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या कंडीशन हम लेते हैं। जैसे कि पहला कंडीशन ये है कि परमिएबिलिटी क्या होती है, इसकी इनफाइनाइट नहीं होती है। परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होती है, इसलिए रिलक्टेंस भी जीरो नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या रहता है, मैग्नेटिक पाथ में क्या होता है, एक अपोजिशन टाइप में रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोले कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम लोड के कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लोड के कंडीशन में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम देखे थे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड के कंडीशन में कैसे बिहेव करता है। अब हम देखेंगे नो लोड के केस में हमने ये देखा था कि जो आई नॉट है उसके दो कंपोनेंट होते थे, आई म्यू एंड आई डब्ल्यू। बट यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया। जैसे ही लोड लगता है कहीं भी सिस्टम में, कोई भी मशीन में, या तो ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है, लोड की वजह से लोड में क्या जाता है, करंट। जब ट्रांसफार्मर के लोड में करंट जाएगा, जिसका कि नाम हम I2 दिए हैं, ये करंट सप्लाई कौन करेगा, सोर्स। इसलिए सोर्स से भी करंट क्या निकला, I1। ठीक। नो लोड के केस में क्या था, यहाँ पे कोई करंट नहीं था, तो I2 क्या था, जीरो था। जब I2 जीरो था तो जो प्राइमरी से करंट निकला वो नो लोड करंट था, एक ऐसा करंट जिससे कि बस हमारा लॉस सप्लाई हो और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स हो। लेकिन अब हमको लोड में करंट चाहिए, तो हम बताए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन बेसिक लॉ क्या है कि जब भी सोर्स को हमको जितने की डिमांड होती है, लोड को हमको जितने भी पावर की डिमांड होती है, तो सोर्स हमको क्या करता है, सप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि सोर्स पहले से सप्लाई करता है और हमें जब रिक्वायरमेंट हो यूज करें, नहीं। हमें जब रिक्वायरमेंट होगी तो सोर्स क्या करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक, ये बात। अब थोड़ा सा हम प्रिंसिपल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल एक बार और रिवाइज करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि लोडेड के कंडीशन में क्या होता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएं ट्रांसफार्मर में, सप्लाई, जिसका नाम क्या है, V1। ठीक, सबसे पहले हम सप्लाई लगाएं जिसका नाम क्या है, V1। ठीक, ये V1 की वजह से क्या आया, करंट I1। वोल्टेज से करंट होता ही है, तो V1 है सप्लाई, जिससे करंट क्या आया, I1। इस I1 से क्या जनरेट हुआ, इस I1 से जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या उसको बोले मैग्नेटिक फ्लक्स। वो फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स, ये जो वायर इसमें कॉइल में प्राइमरी में बांधा गया था, तो इस फ्लक्स से, करंट से क्या आया, फ्लक्स। और फ्लक्स से क्या हुआ, फैराडेज लॉ की मदद से N d∅dt, जब फ्लक्स किसी कंडक्टर में n नंबर ऑफ कंडक्टर में इंटरेक्ट करेगा तो क्या हुआ, EMF। ठीक, EMF इंड्यूस हो गया। EMF की पोलैरिटी इस तरीके रहेगी कि इस पोलैरिटी को अपोज करे। ठीक, लेंज लॉ की मदद से। इसीलिए हम क्या लगाते थे, -d∅dt। इवन क्या हो गया, -d∅dt। अब जो I1 से जो फ्लक्स हुआ, ये फ्लक्स कोर के थ्रू पास करेगा। कोर के थ्रू पास करके ये कहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो यहाँ पे E2 बनेगा। इस फ्लक्स से एक बनेगा E2, जिसकी वैल्यू होगी -N2 d∅dt। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF जनरेट होगा। इस फ्लक्स से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या जनरेट हुआ, EMF। ठीक, EMF जहां पे भी होता है, तो जब तक हम सर्किट क्लोज नहीं करते हैं, जब तक हम सर्किट क्लोज नहीं करेंगे, उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। EMF पहले कंडीशन में क्या था कि जब नो लोड था तो सर्किट क्लोज नहीं था, ओपन था, तो बस EMF प्रोड्यूस होकर रह गया था, करंट फ्लो नहीं हुआ था। बट यहाँ पे जब हम लोड लगा दिए तो इस EMF की वजह से करंट होगा, इस EMF की वजह से करंट होगा। ठीक,
और करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, या ये हम बोल दें कि ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगा, या ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसे होगी कि जो करंट होगा अपने कॉज को अपोज करेगा। फैराडेज लॉ भी लगेगा, लेंज भी लगेगा। जहाँ पे भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वहाँ पे दो चीज़ जरूर लग रहा है, एक फैराडे का नियम, एक लेंज का नियम। फैराडे का नियम बताता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेंज का नियम बताता है कि ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरीके से लेंगे कि जिस वजह से ईएमएफ बना है उसी का ये अपोज करे। सिंपल सी बात है। तो लेंज के अकॉर्डिंग जिस वजह से ये ईएमएफ बना है उसी का अपोज करना चाहिए। तो ईएमएफ किसकी वजह से बना था? ये जो फ्लक्स आके इससे इंटरेक्ट किया था उसी वजह से ईएमएफ बना था, N2d∅dt। तो ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरीके से लीजिए कि जब इसमें से करंट फ्लो हो तो इस फ्लक्स को अपोज करे। तो जब हम करंट की पोलैरिटी ऐसे लेंगे, अगर करंट इस तरीके से बह रहा है ना, ये इस तरीके से बह रहा है, तो राइट हैंड कर्ल रूल से देखेंगे कि करंट अगर इस तरीके से है फिंगर के, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए कि इस फ्लक्स के अपोजिट फ्लक्स बने। तो करंट इस तरीके से फ्लो हुआ है, ईएमएफ की पोलैरिटी प्लस माइनस लेंगे, मतलब करंट किस तरीके से फ्लो रहा है? करंट इधर जा रहा है। तो करंट जब इधर जाएगा तो इस करंट की वजह से भी एक फ्लक्स होगा। जहाँ भी करंट होता है वहाँ भी क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो इस करंट से भी एक फ्लक्स होगा जो कि इस फ्लक्स का क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। ये हो जाएगा सेकेंडरी का फ्लक्स। हर करंट से फ्लक्स होगा। ये करंट, ये फ्लक्स किसके वजह से था? इस प्राइमरी करंट की वजह से। ये फ्लक्स किसकी वजह से था? ये प्राइमरी करंट की वजह से। ठीक। ये फ्लक्स किसकी वजह से है? ये सेकेंडरी करंट की वजह से। तो सेकेंडरी करंट की वजह से ये फ्लक्स है। तो सेकेंडरी करंट की वजह से जो फ्लक्स है वो पहले वाले फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि पहले वाले फ्लक्स की वजह से ही करंट प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जब करंट प्रोड्यूस हो गया तो उसकी वजह से भी एक फ्लक्स बन गया, जिसको हम बोलेंगे फ्लक्स का सेकेंडरी। तो जब सेकेंडरी फ्लक्स बनेगा तो इस फ्लक्स को क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स जो इस ट्रांसफार्मर में फ्लो हो रहा है वो फ्लक्स क्या होगा? रिड्यूस होगा। फ्लक्स क्या होने लगेगा? रिड्यूस होने लगेगा। जब फ्लक्स हमारा रिड्यूस होने लगेगा तो यहाँ से जब d∅ फ्लक्स रिड्यूस होगा तो d∅dt भी रिड्यूस होगा। d∅dt रिड्यूस होगा तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है इवन ये भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि सेकेंडरी के करंट की वजह से एक अपोजिशन वाला फ्लक्स हो गया। अपोजिशन वाला फ्लक्स क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको घटा रहा है। उसको क्या कर रहा है? घटा रहा है। लेकिन ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है? ट्रांसफार्मर में हर जगह एक लाइन पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स। कांस्टेंट फ्लक्स मशीन या डिवाइस। इसके कोर में फ्लक्स कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट सेकेंडरी के करंट की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। फ्लक्स रिड्यूस, ईएमएफ रिड्यूस, पूरा ट्रांसफार्मर की वर्किंग डिस्टर्ब। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो I2 की वजह से सेकेंडरी फ्लक्स था, प्राइमरी क्या करेगा? एक्स्ट्रा करंट भेजना स्टार्ट करेगा। प्राइमरी को पता चल जाएगा कि अच्छा सेकेंडरी में एक करंट है जो कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर का फ्लक्स था उसको कम कर रहा है। तो एक काम करो, जितना करंट जितना वो फ्लक्स उस करंट की वजह से बन रहा है अपोजिट में, हम एक काम करते हैं उतना ही करंट इधर से भेजते हैं जितना कि सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इधर से प्रोड्यूस कर दें। मतलब जितना अपोज आ रहा है अगर उसको कंपनसेट करने के लिए हम उतना ही फ्लक्स भेज दें तो हमारा ये वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक। मतलब हमारे प्राइमरी में से
हमारे प्राइमरी में करंट क्या था, I1। हमारे प्राइमरी में करंट क्या है, I1। और इस I2 की वजह से जो फ्लक्स हो रहा है, जो रिड्यूस कर रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए प्राइमरी क्या करेगा, एक और करंट भेजेगा जिसका कि नाम हम क्या दे देंगे, I1 का डैश। I0 क्या है, I0 नो लोड करंट है, जो कि क्या बस सेटअप कर रहा है, जब एक फ्लक्स सेटअप कर रहा है। I0 का क्या काम था, I0 जब नो लोड के केस में क्या था कि I0 का काम था कि बस फ्लक्स को सेटअप करना, फ्लक्स को बस सेटअप करना। मतलब कि हमको ये समझ में आया कि जो I1 है, I0 प्लस I1 डैश। I1 जो है वो बस फ्लक्स नहीं सेटअप करेगा, उसके साथ साथ एक और करंट फ्लो करेगा, I1 डैश। ये कैसा करंट है, ये करंट है कि इस करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये जो सेकेंडरी फ्लक्स बन रहा है सेकेंडरी करंट की वजह से, उसको क्या करेगा, वो कैंसिल करेगा। तो ये हो गया I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I1 डैश। ठीक है। और I1 डैश क्या है, I1 डैश जो है I1 डैश तो सेम अमाउंट ऑफ करंट है, जो कि किसके बराबर है, I2 के बराबर है। I1 ये फेजर में है सब, दोनों जब सेम करंट होगा तभी तो I2 के वजह से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो I1 भी तो सेम अमाउंट, I1 डैश भी तो सेम अमाउंट में होना चाहिए, ताकि इसके वजह से जितना फ्लक्स हो तो दोनों फ्लक्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। फेजर अपोजिशन रहेगा, बट दोनों की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितना I2 है उतना ही क्या है, I1 डैश। जितना I2 है उतना ही क्या है, I1 डैश। ठीक है। ठीक है। अब आइए आगे एक चीज और समझते हैं। ये जो मेन चीज था I1 जो था I0 प्लस I1 डैश के बराबर इस वजह से आया, क्योंकि अगर हम इसको फ्लक्स के फॉर्म में देखें तो प्राइमरी में जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो क्या है, उसको हम बोल दिए फ्लक्स इन प्राइमरी, या MMF बोल सकते हैं, ठीक है। तो MMF इन प्राइमरी
इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी में इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो जो प्राइमरी में अगर एमएमएफ लिखें तो क्या लिख देंगे, N1 इंटू I1, क्योंकि प्राइमरी में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। कोर के अंदर जो एमएमएफ लिखेंगे वो N1 इंटू I0। हम ये बोले थे कि जब कोर के अंदर जो फ्लक्स होता है उसके लिए हमको बस नो लोड करंट की ज़रूरत होती है। नो लोड करंट जो होता है फुल लोड करंट का 3 से 5% ही बस होता है। कोर के अंदर फ्लक्स सेटअप करने के लिए हमको थोड़े अमाउंट की करंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम बोलते हैं नो लोड करंट I0। इसमें भी दो कंपोनेंट होता था, Ime और IW, जो कि हम पढ़े थे। तो हम ये कह दिए कि कोर के अंदर जो फ्लक्स सेटअप करने के लिए कितने एमएमएफ की जरूरत पड़ रही है, N1 I0। प्राइमरी में N1 I1 और सेकेंडरी में I2 की वजह से क्या हो गया, N2 I2। अगर हम हर इक्वेशन में N1 का डिवाइड कर दें तो हम ये देखेंगे कि I1 बराबर I2 बराबर ये हो गया N2 बाई N1 इंटू I2, N2 बाई N1 इंटू I2। ठीक, इसको हम क्या बोल दिए, N2 बाई N1 इंटू I2। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं I1 डैश, जो कि हम इक्वेशन ऊपर लिखे थे। आया कहाँ से, यहाँ से आया, ये बताना चाह रहे थे। तो हमें इतनी जानने की जरूरत नहीं, हमें ये जानने की जरूरत है कि जो प्राइमरी में करंट है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लोड के कंडीशन में हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं लोड, नो लोड नहीं, नो लोड में लोड नहीं लगा रहता। तो हमको समझना बस इतना है कि ये जो प्राइमरी में जो करंट है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक नो लोड कंपोनेंट, एक I1 डैश। I1 डैश क्या कर रहा है, I1 डैश ये कर रहा है कि लोड का जो करंट है उसकी वजह से जो फ्लक्स उल्टा प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए सोर्स क्या कर रहा है, एक और करंट भेज रहा है, जिसका कि नाम दे दिया है I1 डैश, जिसका नाम क्या दे दिया है, I1 डैश। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं अभी तक इसमें। अगर हम इसका फेजर ड्रॉ करें, अभी तक तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझें, बस इसका फेजर भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और हम ये क्या बोल दिए कि I1 और I2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। I1 और I2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तभी तो दोनों से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी सेम होगा। एक इधर फ्लक्स आ रहा है, एक I1 डैश की वजह से इधर से आएगा, सेम होगा, तभी तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा फ्लक्स बच जाएगा, फाई। नो लोड करंट की वजह से जो फ्लक्स है वो बचेगा। सेकेंडरी के करंट से जो फ्लक्स आ रहा है, प्राइमरी के करंट से जो फ्लक्स आ रहा है, दोनों कैंसिल, एक ही फ्लक्स बच जाएगा नो लोड करंट की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है। ठीक, इसका जो हम फेजर बनाए, अभी तक हमको पता था फ्लक्स का ये होता है, फ्लक्स का फाई, इसके होता है कंडीशन में I म्यू होता है, इसके साथ क्या रहता है, I म्यू रहता है। यहाँ पे बताए थे, ये हो गया E1 और ये हो गया E2, ये E1 और ये E2। उसी तरीके से ये V1 और ये V2। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम बोल रहे हैं V2, और सोर्स में जो है उसको बोल रहे हैं V1। E2 और V2 सेम है। ये कब सेम नहीं होता, जब बीच में कोई रेसिस्टर आ जाता, उसके क्रॉस ड्रॉप हो जाता। बट अभी शॉर्ट सर्किट है इस तरीके से, तो E2 क्या है, सेम जितना वोल्टेज E2 है वही क्या है, V2 है। यहाँ पे भी बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, एक अगला केस लेंगे उसमें और बताएंगे। तो जितना V1 है उतना ही क्या है, E1 है। ठीक है, बट क्या है, फेज अपोजिशन है। V1 E1 के बराबर है, बट अपोजिट फेज में है, लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ की वजह से, लेंज ही तो बोला था कि जब ये प्रोड्यूस होगा तो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि इसी का अपोज करे, इसीलिए इसका पोजीशन हम बना दिए हैं। ठीक, ये हमें पता था कि क्या था, I0, ये क्या था, I0 और IW बताने में जरूरत ही है। ये IW और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया था, I0।
दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना था, आई नॉट। ठीक, हमें ये पता है, अभी तक हमें ये सारी चीजें पता है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहां से जो लोड से जो करंट निकला है I2, अगर हमारा लोड लैगिंग हो, अगर हमारा लोड लैगिंग हो, सेकेंड यूनिट में पढ़े थे कि लैगिंग के केस में हमारा जो है करंट जो है वोल्टेज से पीछे बनता है, करंट लैग करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले क्या बढ़ेगा, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो करंट, पहले वोल्टेज, फिर उसके बाद क्या आएगा, करंट आएगा। करंट वोल्टेज से लैग करेगा, कब, लैगिंग लोड में। अगर प्योर इंडक्टर होता है तो यही करंट 90 डिग्री लैग करता है। प्योर इंडक्टर नहीं होगा तो 90 से कम करेगा लेकिन लैग करेगा, लैगिंग केस में। तो हम एज्यूम किए हैं कि लोड क्या है, लैगिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल लोड 90% कैसे लोड होते हैं, लैगिंग लोड होते हैं। प्रैक्टिकल किट कैसे लोड होते हैं, लैगिंग लोड होते हैं। तो E2 वोल्टेज है और E2 वोल्टेज से क्या निकल रहा है, करंट। E2 वोल्टेज से क्या निकल रहा है, करंट। ठीक, तो क्या होगा हमारा करंट, क्या होगा, लैगिंग होगा। करंट क्या होगा, लैगिंग होगा। इसका नाम क्या दे दिए, I2। और कितना लैग कर दिया, लैग कर लिया 5। ठीक है, क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि हमारा जो E2 जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो वो इस वोल्टेज से जो करंट है इसके बीच का एंगल क्या होगा, 5 होगा। और लोड लैगिंग है, इसकी वजह से दोनों के बीच के एंगल क्या ले लिए, 5 ले लिए, और I2 हमारा पीछे चला गया। ठीक, हम ये बोलें कि I2 जो है, I2 जो है I1 डैश के बराबर है। I2 जो है I1 डैश के बराबर है। तो I2 जैसे बना है इसके बराबर ही है, बट अपोजिट फेज में। जिधर I2 है सेम क्या है, I1। लाइन सेम रहेगा, लाइन एकदम सेम बनाना है हमको फेजर में। ये I1 डैश, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा, फेज अपोजिट होगा। फेज अपोजिट होगा क्योंकि फ्लक्स भी अपोजिट चाहिए कैंसिल करने के लिए। और इक्वेशन से हमको पता चलता है कि I1 जो करंट है वो I0 और I1 डैश का फेजर सम है, वेक्टर सम है। तो ये हो गया I0, ये हो गया I1 डैश। इन दोनों का वेक्टर मतलब इन दोनों को क्या करें, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ दें, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरीके से होगा, इसके बीचों बीच जाएगा, ये इस तरीके से। ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I1। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जब लोड था, लैगिंग लोड था, तो उस केस में हमारा ये फेजर डायग्राम बन गया। एकदम सिंपल तरीके से इसको हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही लेंगे, बस कुछ और प्रैक्टिकलिटी लेंगे। जैसे कि हम जो वाइंडिंग किए हैं उस वाइंडिंग के अंदर क्या हो, कुछ रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि रियल में वाइंडिंग के अंदर क्या रहता है, रेसिस्टेंस रहता है। ठीक, ये जो फ्लक्स है, जो इस करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इस कोर में ही पूरा फ्लक्स पास हो जाए। प्रैक्टिकली क्या होता है कि फ्लक्स एयर के थ्रू भी पास होने लगता है। तो दो कंडीशन और लेंगे अगले वीडियो में। एक लेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है उसके वाइंडिंग में कुछ रेसिस्टेंस है, और सेकेंड जो इसका फ्लक्स जो है वो फ्लक्स पूरा कोर से ना पास करते हुए कुछ एयर के थ्रू भी पास कर रहा है। इसकी वजह से देखेंगे कि हमारे फेजर डायग्राम में क्या डिफरेंस आ रहा है और इक्वेशन कहाँ बदल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में है इस ट्रांसफार्मर का, पूरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक से। थैंक यू।